नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इसमें हम लोग बहुत सारा 4.1 और 2 का जितना भी क्वेश्चन था सारा हम लोग कर चुके हैं। और अभी देखेंगे 4.3 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन आपको कुछ पूर्णवर्ग विधि के द्वारा बनाना है और बाकी का सवाल जो है वह द्विघात सूत्र की सहायता से हल करना है। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन जो भी इम्पोर्टेंट है, जो भी बनाने का तरीका आपको बताते हैं। और बार बार आपको कहते हैं कि हमेशा जो भी क्वेश्चन आप नोट करते हैं, कॉपी में बनाते हैं, उसको बार बार प्रैक्टिस किया कीजिए। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो उतारने से और केवल कॉपी भरने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि बोर्ड में यही सब सवाल आता है जो आप पढ़ रहे हैं। कोई विद्यार्थी बनाता है, कोई नहीं बनाता। आप समझ लीजिए, कोचिंग ट्यूशन सब करता है, लेकिन उसी में से बहुत सारा फेल भी करता है, बहुत सारा पास भी करता है। तो आपको किस श्रेणी में रहना आपके ऊपर डिपेंड करता है। सभी टीचर तो बच्चे को हमेशा बोलते ही रहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, फिर भी लोग नहीं करते हैं। तो आप लोग मेहनत कम से कम कंटिन्यू कीजिए और मैथ डेली बनाइए, ठीक है। तो चलिए हम लोग सीधा स्टार्ट करते हैं सवाल। आपको ये देखिए क्वेश्चन दिया गया है 2x² - 7x + 3 = 0। यह एक द्विघात समीकरण है और इसको आपको सॉल्व करना है द्विघात सूत्र की सहायता से, ठीक है। देखिए, इसके लिए आपको सबसे पहले एकदम बिल्कुल पहला क्वेश्चन है, तो आसान तरीका से आप इसको सॉल्व कीजिए। सबके कोएफिशिएंट को पहले लिख लीजिए। a = 2 हो जाएगा, b = -7 होगा और c = 3 होगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं, साइन के साथ लेना है। a = 2, b बराबर देखिए -7 है, इसीलिए -7 ही लेंगे और c बराबर कितना हो जाएगा 3। क्लियर है। आपको बताए थे कि सबसे पहले हम लोग विवेचक यानी d निकालते हैं। तो d बराबर फार्मूला होता है b² - 4ac। देखिए, इस फार्मूला का हम लोग इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इसका नेचर पता चलता है कि इसका मूल्य निकलेगा या नहीं निकलेगा। कभी कभी क्वेश्चन में कहता है कि यदि इसका अस्तित्व हो तभी ये ज्ञात करना है, नहीं है तो नहीं ज्ञात करना। तो हम लोग जानते हैं कि जब d बराबर b² - 4ac अगर लेस देन 0 हो जाता है, 0 से अगर छोटा हो जाता है तो इसका वास्तविक मूल्य होता ही नहीं, ठीक है। तो उस कंडीशन में हमको निकालना नहीं होता है, समझ रहे हैं ना। इसलिए हम लोग पहले d निकालेंगे। और चलिए यहाँ पे देखते हैं d बराबर b² - 4ac ये फार्मूला होता है। अब देखिए, आपको लग रहा होगा कि a, b और c क्यों निकाले थे, अब आपको पता चल रहा होगा, क्योंकि b² - 4ac फार्मूला है। तो b का वैल्यू देखिए यहाँ पे कितना दिया गया, -7 है, तो -7 का स्क्वायर हो जाएगा। माइनस देखिए 4 पहले लिख लेंगे क्योंकि फार्मूला में। क्लियर है। a का वैल्यू देखिए कितना है 2 है और c का वैल्यू कितना है 3 है। अब देखिए कितना हो जाएगा 49 माइनस कितना हो जाएगा 4 दिया 12 दूना 24, नहीं इसको जब घटाइएगा तो 25 आ जाएगा। ये किसका वैल्यू आ गया, d का मान आ गया। देखिए, अभी हम लोग देख रहे हैं कि इसका 2 भिन्न मूल होगा और वास्तविक होगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं। द्विघात समीकरण का वास्तविक और 2 भिन्न मूल होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि अभी देखिए d बराबर b² - 4ac जो है ग्रेटर देन 0 आ गया है। ग्रेटर देन कितना आ गया 25 ना जी, यानी 0 से बड़ा आ गया। तो इसका मतलब है कि इसका मूल्य निकलेगा, इसे बोला भी गया है निकालने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मूल्य निकालने का आपको 2 तरीका बताया गया था। एक बताए थे अल्फा बराबर -b + √d/2a, यही होता है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आप पहले तो ये जानिए कि मूल को हम लोग अल्फा और बीटा से सूचित करते हैं। क्लियर है। तो अल्फा बराबर ये फार्मूला हो जाएगा -b। तो देखिए यहाँ समझिए, तरीका पहले सीखिए। पहला सवाल में अगर तरीका सीख गए आगे आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। फार्मूला में लिखा गया -b + √d/2a। क्लियर है। तो माइनस तो हम लोग पहले लगाएंगे क्योंकि फार्मूला में है। और देखिए b का वैल्यू कितना दिया गया भाई, b का वैल्यू -7 है। तो अब इसको क्या करेंगे, -7 ब्रैकेट में लिखेंगे, ये b का वैल्यू हुआ। बात समझ रहे ना। अब प्लस √d मतलब क्या 25। d का वैल्यू अभी कितना आया था 25। अब बट्टे कितना हो जाएगा 2 है। a का मान देख लीजिए कहाँ है, a का मान कितना है 2 है। तो यहाँ पे लिख देंगे 2 × 2। अब इसको सॉल्व कर देना है। तो कितना हो जाएगा 7 + 25 का वर्गमूल कितना होता है 5/4। 7 5 कितना 12/4, कट के कितना हो जाएगा 3, यानी कि अल्फा का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया। इसी तरह आपको क्या करना है, दूसरा मूल्य ज्ञात करना है बीटा। तो बीटा बराबर होता है -b - √d/2a। क्लियर है। -b - √d/2a। फिर से वही काम करेंगे, माइनस हम लोग तो लगा ही देंगे चूंकि फार्मूला में ही है। और b का वैल्यू देखिए, एक बार अगर आप ध्यान से अगर बनाते हैं तो नेक्स्ट आपको दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए b का वैल्यू फिर से कितना आ जाएगा -7। खाली यहाँ पे साइन माइनस का दे देना है और कोई परिवर्तन नहीं होगा।
नहीं, डी का वैल्यू फिर से 25 ही आ जाएगा, और 2 इंटू ए का वैल्यू तो 2 अभी तुरंत निकाल लेते हैं, नहीं तो 7 माइनस 25 का वर्गमूल कितना 5 और बट्टे 4 हो जाएगा, नहीं यानी कि आप 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 बट्टे 4 कट के कितना आ जाएगा 1/2, यानी कि बीटा का वैल्यू कितना आ गया 1/2 आ गया। तो देखिए भाई यही आपका दो अलग अलग मूल्य हो गया, क्योंकि आपको पहले ही कंडीशन में बताए थे कि यदि डी बराबर b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होता है तो उसका वास्तविक मूल्य भी होगा और दो अलग अलग मूल्य होगा या भिन्न भिन्न मूल्य होगा। तो देखिए दो अलग अलग, एगो 3 आ गया, एगो 1/2 आ गया, दो अलग अलग मूल्य आया कि नहीं आया। इस तरह से हम लोग मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है, सब लोगों को समझ में आया कि नहीं आया। देखिए इसमें कोई विशेष बहुत बड़ी बात नहीं है, बस केवल आपको डी निकाल लेना है और अलग अलग निकालेंगे तो आपको गलती होने का संभावना भी कम रहेगा। दूसरा देखिए एक और जो आपको फार्मूला बताए थे कि जब हम लोग x बराबर निकालते हैं -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बट्टे क्या हो जाएगा 2a। आप इसके सहायता से भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, अगर होगा तो इसी पे हम बना देंगे, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन जो है इसको अल्फा बीटा अलग अलग तरीका से निकाल दिए ना, दूसरा नंबर क्वेश्चन को इस विधि से बना के दिखा देते हैं, आप लोग को जो बेहतर लगे उससे आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा नंबर देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है इसको हम लोग फिर से क्या करना है कि उसी विधि से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप a बराबर लिख लो 2, b बराबर देखिए इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो एक छिपा हुआ रहता है, जो लोग जानते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, जो नहीं जानते हैं वो भी जान लीजिए। और देखिए 1 हो जाएगा और c का वैल्यू कितना आ जाएगा -4। देखिए माइनस में कभी भी अगर डाटा रहे तो उसको साइन के साथ लिखिए ताकि गलती ना हो, ये सब बेसिक बात है, यही सब स्टूडेंट गलती करते रहता है। शुरू से जिसका आदत रहता है छोड़ने का वो हमेशा छोड़ेगा, इसीलिए शुरू से ही आदत लगाइए कि जहाँ साइन नेगेटिव हो तो उसको एकदम आप लेके चलिए। अब देखिए यहाँ से फिर क्या करेंगे डी निकाल लेंगे, तो डी बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac होता है ना जी। देखिए b का वैल्यू कितना है भाई 1, अब माइनस का साइन है तो माइनस तो रहबे करेगा, अब 4 है तो 4 भी रहेगा। देखिए a का वैल्यू देख देख के आपने डाल देंगे, a का वैल्यू 2 और c का वैल्यू -4। अब देखिए ये हो जाएगा 1, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, होगा पहले तो प्लस कर दीजिए, 4 दूनी 8 चौका कितना होता है 32, कितना आ गया इसका वैल्यू 33 आ गया, आया ना। क्लियर है। अब देखिए अभी आपको बताए थे तुरंत की दूसरा विधि से बता रहे हैं, तो एक फार्मूला होता है x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अब बट्टा क्या होता है 2a। अब बात को समझिएगा, अरे b² माइनस 4ac है, इसी को ना d बोलते हैं, जानते हैं आप। इसके जगह पे अगर d भी लिख देते हैं तो कोनो दिक्कत नहीं है, और d हम लोग पहले क्या किए हैं निकाल चुके हैं, ये भी ग्रेटर देन 0 है, इसका भी दो अलग अलग मूल्य निकलेगा, बात समझ रहे हैं ना। तो इसके जगह पे हम लोग क्या करेंगे डायरेक्ट इस वैल्यू को रख देंगे। क्लियर है। या फिर अगर आपको थोड़ा सा बेहतर ढंग से अगर समझना है, कंफ्यूजन अगर हो रहा है तो आप समझिए कि इसी को d कर देते हैं, -b प्लस माइनस √d/2a। बात एक होगा कि नहीं होगा, फार्मूला लिखिए चाहे वही लिखिए। अब देखिए माइनस से ही होबे करेगा, लिखाएगा ही, और उसके बाद देखिए b का वैल्यू कितना है भाई 1 है, तो इसको 1 रहने दो, हालांकि इसको अभी लिख दो, ब्रैकेट में क्यों बंद करें, -1 प्लस माइनस b का वैल्यू कितना है भाई 33 बट्टे 2 इंटू a का वैल्यू 2 ही ना होगा। देखिए -1, देखिए एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, बात समझ रहे हैं ना। तो एक बार यहाँ पे लिखेंगे -1 प्लस √33 बाय कितना हो जाएगा 4, ठीक है। और दूसरा आपको हो जाएगा -1 माइनस 33/4, ठीक है। तो बस यही दो आपका मूल हो जाएगा। आप यहाँ से लिख सकते हैं, या x अल्फा बराबर लिख सकते हैं, बीटा बराबर लिख सकते हैं, या x का दो मूल हो जाएगा, ठीक है। x बराबर एक हो जाएगा -1 प्लस √33/4, एक हो जाएगा -1 माइनस √33/4, ठीक है। क्योंकि देखिए आपको लग रहा है थोड़ा ऑड टाइप का, नहीं। अब देखिए यहाँ पे जो फार्मूला है तो फार्मूला ही है, यहाँ पे हम लोग डाटा को फीड किए हैं, ठीक है। अब देखिए प्लस माइनस साथ में लेके चल रहे हैं, तो साथ में लेकर के तब तक चलना है जब तक मतलब कि दोनों एक साथ है। जब हमको मूल ज्ञात करने के लिए चलेंगे, यानी कि जब अंतिम कैलकुलेशन में रहेंगे तो क्या करेंगे कि प्लस वाले को अलग कर लेंगे और माइनस वाले को अलग कर लेंगे, बात समझ रहे हैं ना। तो वही काम किए हैं, देखिए प्लस वाले को पहले लिख दिए हैं, और फिर देखिए प्लस माइनस साथ में चल रहा था ना, तो फिर माइनस वाले को अलग कर दिया, तब ना दो मूल अलग अलग होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, तभी ना दो मूल अलग अलग होगा।
तो आप यही आपका दोनों आंसर हो जाएगा, अल्फा और बीटा का, या फिर 2x का 2 मूल हो गया। फिर हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट इसके बाद। या फिर देख लीजिए, इसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं, अल्फा बराबर ये हो जाएगा और बीटा बराबर, चलो इसके नीचे लिख देते हैं, ठीक है। अल्फा बराबर इतना हो जाएगा और बीटा बराबर हो जाएगा -1 माइनस रूट 33/4। बस दोनों सेम बात है, आप समझ सकते हैं। x बराबर भी लिखिए या अल्फा बीटा करके लिख दीजिए, आंसर वही होगा, ठीक है ना। तो हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन इसके बाद क्या है। तो देखिए अभी आपका तीसरा नंबर सवाल आ गया। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन में बस 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर 0। देखिए रूट जब भी आए तो घबराना बिल्कुल भी नहीं। रूट के लिए आपको बेसिक बता भी दिया है, अभी भी बताएंगे, जब जब रूट आएगा तब तक सवाल में भी बताएंगे। और एक बात और जान लीजिए कि कहीं भी पूरे मैथ के अंदर कहीं भी ऐसा टॉपिक आएगा जो बिल्कुल यूनिक टाइप का होगा आप लोग के लिए, या हमको अगर लग जाए कि थोड़ा सा आपको समझने में प्रॉब्लम होता होगा, उसको वहाँ पे भी बताएंगे। हर एक क्वेश्चन में आप गौर कीजिएगा, सब क्वेश्चन में बताएंगे और अभी भी बताएंगे। अब ध्यान से समझिए, खाली ए का वैल्यू हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे 4 लेना है, और बी का वैल्यू देखिए 4√3 होगा, क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट कितना है 4√3 है, और देखिए सी का वैल्यू जो होगा वो कितना होगा 3 होगा। क्लियर है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डी निकाल लेते हैं। तो डी बराबर b² माइनस 4ac होता है ना जी। अरे इतना बार लिखेंगे कि लिखते लिखते याद हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अलग से फार्मूला याद करने का जरूरत नहीं। जब भी आप मैथ प्रैक्टिस करो उसका फार्मूला उसी वक्त लिखो। इतना बार लिखो कि अगर कोई गलती से भी पूछ दे तो एकदम जवाब एकदम सही निकलेगा, गलत निकलना ही नहीं। और जानते हैं अगर इतना चीज कंप्लीट हो जाएगा तो 15-20 नंबर तो ऐसे आपके जेबा में रहेगा। 50 को ऑब्जेक्टिव में 20 को क्वेश्चन तो खाली फार्मूले से रहता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो 20 नंबर का तो ऐसे आप मान लीजिए, हंसते खेलते जब एकदम तनी मनी पढ़ेंगे तो समझो कि पूरा गर्दा उड़ा के पढ़ने लगा तब समझ रहा है 100 में 100, ठीक ना। देखिए बी का वैल्यू कितना है भाई 4√3 का स्क्वायर माइनस ये 4 फार्मूला वाला, और ए का वैल्यू भी कितना आ जाएगा 4, और सी का वैल्यू कितना आ जाएगा 3। देखिए 48 माइनस 48 होकर 0 हो जाएगा, इसका दोनों मूल बराबर ही होगा। एकदम याद आ गया क्वेश्चन। बात को समझिएगा यहाँ पे थोड़ा सा। देखिए 4√3 का स्क्वायर लिखे हैं तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4√3 और गुना 4√3, दो बार नहीं लिख सकते हैं जी। स्क्वायर का मतलब क्या होता है आप बताइए, x गुना x है तो इसी को ना x स्क्वायर लिखते हैं। अगर कहीं पे x स्क्वायर रहेगा तो इसको x गुना x नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पे 4√3 का स्क्वायर है तो इसको 4√3 गुना 4√3 नहीं लिखेंगे, एकदम लिखेंगे। ई को दोनों को गुना कर दीजिए, 4 चौका 16। अब बताइए √3 गुना √3 कितना होता है, फिर हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर। एकदम बेसिक सीख लीजिए पूरे। स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है, कई बार बता चुके हैं। तो कितना आ जाएगा 16 या 48, 48 आ जाएगा ना, कोई दिक्कत? तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं 48 लिखेंगे ना जी। माइनस 4 चौका 16 या बताया ना कि इसका वैल्यू 0 आएगा। आया 0 आया कि नहीं? देखिएगा इसका दोनों मूल बराबर होगा। चलिए भाई हम लोग अल्फा बीटा से ही निकालते हैं। -b प्लस √d/2a। अब ध्यान दीजिएगा माइनस फार्मूला वाला, और b का वैल्यू कितना है भाई 4√3 है ना जी। अब प्लस √d अब बट्टे कितना आ जाएगा 2 × a का वैल्यू कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए रूट के अंदर 0 आ गया तो इसका तो कहानी खत्म। तो ये हो जाएगा कितना -4√3 कितना आ जाएगा 8 ना। देखिए इसको काट देंगे तो 2 बार में कट जाएगा, ये हो जाएगा -3/√2। अल्फा का वैल्यू आ गया। एक आंसर तो यहाँ पे खत्म। दूसरा आ जाएगा बीटा। तो बीटा बराबर क्या लिखना है -b -√d/2। समझ रहा है कि आप लोग सोचे मुड़ी डोला रहे? हाँ ना, किसी को दिक्कत नहीं ना है? थोड़ा सा भी दुख दर्द अगर लगे ऊपर से नीचे तक कहीं भी तो पूछ सकते हैं। 100 गई बात समझ रहे हैं कि नहीं? लेकिन बताइएगा तो यहाँ थर्मामीटर थोड़ी है कि चेक करें। देखिए माइनस है तो माइनस से रहेगा। अब 4√3 अब माइनस, फिर देखिए रूट के अंदर 0 ही रहेगा, अब गुना में कितना आ जाएगा 4। ये देखिए -4√3 अब बट्टे 4 गुना, अब फिर से ही कट जाएगा। देखिए -√3/2। अब बताइए, आपको तो हम पहले बोल दिए थे कि जैसे ही t बराबर b² माइनस 4ac 0 के अगर बराबर हो जाए तो उसका 2 बराबर और वास्तविक मूल्य होता है। तो देखिए 2 को बराबर मूल्य आया, वास्तविक भी। अब देखिए -√3/2 और -√3/2 दोनों बराबर हो गया कि नहीं? क्लियर है?
आ रहा है ना समझ में? तो अब चलिए इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन भी खत्म हो गया। चौथा नंबर हम लोग देख लेते हैं लास्ट। देखिए 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 बराबर 0 है। क्या है? 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 बराबर 0 है। ठीक है, इसको भी हमको द्विघात सूत्र की सहायता से ही ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसका नेचर देख लेते हैं, यानी d निकाल लेते हैं। चलिए हम लोग फिर से जैसे सब सवाल सॉल्व किए उसी तरह किया जाए कि a बराबर 2, b बराबर 1 और c बराबर 4। कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ से निकालेंगे d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब अगर आपसे कोई अगर पूछ दे कि d बराबर क्या होता है, हम समझ के नहीं बता सकते हैं कि 4ac बी स्क्वायर माइनस 4ac। बोलिएगा कि नहीं बोलिए? इतना ना बार लिखना है कि याद हो जाएगा। अब मूल कैसे निकालते हैं? तो अल्फा बराबर माइनस बी प्लस रूट डी बटा 2 है, अब बीटा बराबर माइनस बी माइनस रूट डी बटा 2 है। एकदम नहीं तो समझा देना, अगला दिन से वो देखेगा तो रास्ते बदल लेगा। ठीक है, एक से फिर भी मत करो। बात समझे कि नहीं? तो इसी तरह का तैयारी होना चाहिए कि अगला आदमी देखे तो रास्ता बदल ले। बात समझ रहे ना? हाँ, ऐसा नहीं तैयारी करके खुद ही बदलने का मौका मिल जाए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो देखिए क्या करेंगे, इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में विवेचक या विवेचक बोलते हैं। तो चलिए b यहाँ पे देख लेते हैं, 1 है तो 1 के स्क्वायर माइनस 4 है तो 4 रहेगा, और a का वैल्यू 2 और c का वैल्यू कितना आ जाएगा 4। अब देखिए 1 माइनस 4 का 16 गुना 32, 1 रुपया था, 32 रुपया खर्चा कहाँ से करेंगे? कर्जे ना लेंगे जी। तो माइनस 31, 0 से छोटा हो गया जी, हो गया ना? तो लिखेंगे इसका कोई वास्तविक मूल्य नहीं होगा। क्लियर है? ये भी लिख दे, क्योंकि d बराबर बी एस स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होगा। नहीं, बस यही समझिए, आप थ्योरी में तो आप जान ही रहे हैं। तो इसका कोई वास्तविक मूल्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? लिख ही लो, लिख लो। क्योंकि सीधा d लिखो ना, d जो है क्या हो जाए? लेस देन 0। नहीं, ठीक है? तो इस तरह से आपका खत्म हो गया। फिर हम लोग नेक्स्ट वाले देखते हैं क्या है सवाल। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग ध्यान से समझिएगा कि क्या है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, अगर समझ में एक बार में आ जाता है तो बिल्कुल आसान है, आराम से बन जाएगा। देखिए बोर्ड मॉडल क्वेश्चन में पूछा हुआ सवाल है, इसीलिए ध्यान से इसको समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन कहता है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम तथा 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 हो जाता है। तो बताइए रहमान की वर्तमान आयु क्या होगा? आपके पास बुक होगा, आप बुक से मिलाइए, हमको सवाल याद है। ठीक है, एकदम यही क्वेश्चन होगा। आप समझिए सवाल को, और बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, 3 नंबर या 2 नंबर का ही ऐसा सवाल आएगा। पहले तो 5-5 नंबर का भी दिया जाता था, लेकिन बहुत भारी क्वेश्चन नहीं है, इसीलिए आपको 2 नंबर या 3 नंबर में पूछा जाएगा। तो आप ध्यान से क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा और समझिएगा। क्वेश्चन फिर से एक बार बोल दे रहे हैं। क्वेश्चन आपको कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व, बात को समझिए, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा, व्युत्क्रम तथा 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु के व्युत्क्रम का योग, यानी कि 3 वर्ष पूर्व का व्युत्क्रम और 5 वर्ष पश्चात का मतलब कि व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तो उसका वर्तमान आयु ज्ञात करना है। क्लियर है? देखिए जो बात हम लोग नहीं जानते हैं उसको मान लेते हैं। क्या करेंगे? लिखेंगे, तीसरा नंबर सवाल है ना, लिखेंगे चौथा है। चलो भाई, माना कि रहमान, तीसरा नंबर क्वेश्चन होगा कि वर्तमान आयु x वर्ष है। कितना है? x वर्ष है। अब बताइए वर्तमान आयु अगर किसी का पता चल जाए तो पहले का पूछे चाहे बाद का पूछे, आराम से जोड़ घटाव कर सकते हैं। अरे पहले का पूछेगा तो घटा देंगे, बाद का पूछेगा जितना वर्ष बाद का कहेगा उतना जोड़ देंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इसीलिए सबसे पहले हम लोग को वर्तमान आयु चाहिए। तो यहाँ पे देखिए लिख दिया, माना कि रहमान की वर्तमान आयु कितना है? x वर्ष है। तो आप समझिएगा 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व या पश्चात एक के बात होती है, पूर्व है ना, 3 वर्ष पूर्व
रहमान की आयु x-3 वर्ष होगा कि नहीं होगा जी? अगर मान के चलिए कोई आदमी अभी 10 साल का है तो 3 साल पहले कितना का होगा? 7 साल का होगा ना, तो 7 साल कहाँ से है? तो 10 में से 3 घटाए तब ना, तो यहाँ पे अभी x माने तो x में से 3 घटाएंगे, ठीक है ना। और फिर लिखेंगे 5 वर्ष, 5 वर्ष पश्चात, पश्चात मतलब बाद होता है, ठीक है ना। 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु x+5 वर्ष होगा नहीं। तो आप लिखेंगे यहां से प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार। तो आप समझिएगा बात को कि बोला था कि 3 वर्ष पहले पूर्व और 5 वर्ष पश्चात आयु का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा। जैसे कि अगर आपसे कोई पूछे कि x का उल्टा क्या होगा भाई, तो x का उल्टा 1/x होता है। देखिए ढेर आदमी को ना माथा के ऊपर माया उड़ जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब उड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि आप कोई भी अंक अगर कुछ भी लिखते हैं तो अगर बट्टा में कुछ नहीं है तो एक छुपा हुआ रहता है। देखिए चलो में x/1 इसी को उल्टा व्युत्क्रम मतलब क्या होता है? उल्टा। तो पलटेंगे तो वही ना 1/x नहीं होगा जी। तो बहुत भारी चीज नहीं था। एक बार खाली जो वही लोग को नहीं पता रहता है जो कभी इस चीज को नहीं देखें, एक बार देख लीजिएगा तो इसे याद करने का जरूरत कहाँ, एक बार देखिए बात खत्म, याद रहेगा नहीं। चलिए तो भी नहीं करता है। वाह वाह वाह, देखो हाँ हो गया। प्रश्नानुसार आप देखेंगे यहाँ पे लिखेंगे x-3, अरे x-3 है तो इसका व्युत्क्रम होगा तो 1/x-3 होगा कि नहीं? अब प्लस बोला, योग बोला है ना, 1/x+5 बराबर कितना होगा भाई? 1/3 होगा कि नहीं? अब देखिए बोला था कि 3 वर्ष पहले और 5 वर्ष पश्चात के आयु का व्युत्क्रम, सॉरी व्युत्क्रम का योग। तो देखिए 3 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद का जो आयु है उसका व्युत्क्रम हो गया ना, उल्टा का योग 1/3 है। 1/3 कर दिए। अब यहाँ से ध्यान देंगे, क्या करेंगे? x-3 और x+5 हो जाएगा ना। अब कैलकुलेशन कर लो, ये हो जाएगा x+5 अब प्लस x-3 बराबर हो जाएगा 1/3। देखिए इसको लिख देते हैं x+5 प्लस x-3 बट्टे इसको गुना कर देते हैं। ऐसा सवाल तो बहुत सारा कर चुके हैं हम लोग 4.1 में। x² प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15 बराबर 1/3। चलिए इधर देख लेते हैं। देखिए x और x कितना हो जाएगा? 2x। और उसके बाद देख लीजिए 5 में से 3 गया तो 2 प्लस में होगा, बट्टे हो जाएगा x²। देखिए 5x में से 3x गया तो कितना आ जाएगा? 2x प्लस में 2x और माइनस 15 बराबर 1/3। अब इसको इससे गुना करेंगे और इसको इससे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा, डायरेक्ट कर दे रहे हैं गुना, 3 गुना 6x प्लस 6 और बराबर हो जाएगा, पहले इसको लिख लो, x² प्लस 2x माइनस 15 बराबर हो जाएगा 6x प्लस 6। इसको इससे गुना करेंगे तो 6x प्लस 6 आएगा। और फिर क्या करते हैं? x² प्लस 2x माइनस 15 माइनस 6x माइनस 6 बराबर 0। इस पर आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा। फिर देखिए क्या करेंगे, x², देखिए माइनस 4x होगा, कितना होगा? माइनस 4x। 2x है और 6x निगेटिव है नहीं, तो 6 में से 4 गया तो 2 गया तो कितना? 4 होगा, लेकिन बराबर अंक का जो साइन होता है वही रहेगा। और फिर देखिए कितना हो जाएगा? माइनस 21 बराबर 0। देखिए तो अब क्वाड्रेटिक बन गया ना जी। क्वाड्रेटिक बन गया तो यहाँ से हम लोग आराम से एज निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है कहीं पे। जो भी स्टेप बढ़ रहे हैं तो बोलते जा रहे हैं, आप एकदम वीडियो पूरा देखेंगे तो समझ में आ ही जाएगा। x² माइनस 4x माइनस 21 बराबर 0। तो चलो अब इधर से थोड़ा सा सॉल्व कर दे रहे हैं, उधर तो बढ़ गया है, उम्मीद करते हैं कि इतना दूर में आ जाना चाहिए आंसर। चलो तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले एक बार लिख लो, x² माइनस 4x माइनस 21 बराबर 0। उसी बात को यहाँ पे लिख रहे हैं, तो आप लोग भी 2 बार मत लिख लीजिएगा, ठीक है ना। अब देखो इसको क्या करना है, x² माइनस 7x और प्लस 3x माइनस 21 बराबर 0।
देखिए -7 में से +3 मतलब कि 3 रुपया था और 7 रुपया आप खर्चा करेंगे, इसका मतलब है 4 रुपया कर्जा लिए हैं, इसको निगेटिव भी जाना है, बात समझ रहे हैं। और 7 कितना होता है 21 भी होता है। गुणनखंड विधि से बनाना है, फर्स्ट टू लास्ट मल्टीप्लाई करते हैं जी। 21 को x² से गुना करेंगे तो 21x² होगा। यहाँ भी देखिए -7x को 3x से गुना करेंगे तो -21x² हो जाएगा ना, यही तो होना ही था। तो x अब यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, ये आ जाएगा x - 7 और +3 कॉमन लेंगे तो x - 7 बराबर 0। अब देखिए यहाँ भी x - 7 यहाँ भी तो लिखेंगे x - 7 कॉमन ले लेंगे फिर से, तो x + 3 बच जाएगा बराबर क्या हो जाएगा 0। एक बार लिखेंगे x - 7 बराबर 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा 7। अब फिर से लिखेंगे x + 3 बराबर 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा -3। ये क्या हो जाएगा अमान्य हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि आदमी का एज जो है कभी निगेटिव नहीं होता, ऋणात्मक नहीं होता, इसीलिए क्या होगा अमान्य होगा। बात समझ रहे हैं? यानी कि आपका रहमान का वर्तमान आयु पूछा गया था ना, रहमान का वर्तमान आयु कितना हो जाएगा 7 वर्ष हो जाएगा। तो आप लोग इसको लिख लेंगे, जगह का अभाव है, ठीक है ना, तो हम बोल दे रहे हैं आप लिख लीजिएगा वर्तमान आयु कितना आ जाएगा 7 वर्ष आ जाएगा, ठीक है ना। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा सवाल था, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर एक बार में नहीं भी आता है समझ में तो आगे पीछे करके आप देख लीजिए, ठीक है। ऐसे अगर कंटिन्यू कर देखिएगा ध्यान से तो गारंटी समझ में आएगा, क्योंकि एक एक स्टेप बोल रहे हैं। तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट चलिए 5वां नंबर सवाल हम लोग देख लेते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आप सवाल को समझिएगा कि एक क्लास टेस्ट में शेफाली को गणित और अंग्रेजी मिलाकर के 30 अंक प्राप्त होता है। अब सवाल को समझने का कोशिश कीजिए। एक क्लास टेस्ट में शेफाली को गणित और अंग्रेजी मिलाकर के 30 अंक प्राप्त होता है। यदि उनको गणित में 2 अंक अधिक मिलता और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलता तो दोनों का गुणनफल 210 हो जाता है। तो बताइए कि उनको गणित और अंग्रेजी में कितना अंक प्राप्त हुआ है, या उनके द्वारा उन दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात करें। यही बात लिखा होगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे सवाल जो बोला गया है उसको समझिएगा कि शेफाली को क्लास टेस्ट, जैसे कि हम लोग भी टेस्ट लेते हैं उसी तरह एक टेस्ट दिया गया है। और शेफाली आप समझ रहे हैं एक व्यक्ति का नाम है, एक स्टूडेंट ही है, जो कि उनको गणित और अंग्रेजी मिला करके 30 अंक मिला। बात समझ रहे हैं? लेकिन गणित में कितना मिला है और अंग्रेजी में कितना मिला ये पता नहीं, खाली ये पता है कि दोनों मिला करके कितना मिला है 30 अंक मिला है। देखिए ऐसा सवाल आपको पहले भी बता चुके हैं, आप समझिएगा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लिखते हैं माना कि शेफाली को गणित में x अंक प्राप्त हुआ तथा अंग्रेजी में 30 - x अंक प्राप्त हुआ। आप एक ही बार लिखेंगे शेफाली को गणित में x अंक, इसको हटाओ यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से चलो, x अंक तथा अंग्रेजी में 30 - x अंक प्राप्त हुआ, ठीक है। स्टेटमेंट भी सही हो गया। तो आप इस बात को समझिए, ऐसा आपको पहले भी बताए थे कि अगर मान के चलिए 2 सब्जेक्ट मिला करके किसी को 30 अंक मिला है और हम जान गए कि उसको गणित में x मिला है तो अंग्रेजी में पक्का 30 - x ही ना होगा जी। आपको याद है ना 27 जो आया था, तो बताए थे ना आपको कि अगर मान लीजिए एगो के पास 7 रुपया है तो दूसरा के पास तो गारंटी है कि 20 रुपया ही होगा, क्योंकि दोनों को मिला करके कितना था 27 था। एकदम जस्ट पीछे क्वेश्चन करवाए हैं ऐसा, आप देख सकते हैं उस वीडियो में। तो यहाँ पे देखिए दोनों मिला करके कितना था 30 था, उसमें से एगो को अगर x मिला तो दूसरा को 30 - x होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए होगा कि यदि गणित में 2 अंक अधिक मिला होता तो प्राप्त अंक x + 2 होता ना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। यदि गणित में क्वेश्चन बोला था ना कि यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक होता और अंग्रेजी में 3 अंक
कम होता तो उनका गुणनफल 210 हो जाता। तो आप समझिए एकदम स्टेटमेंट लिख दिए कि आप कभी भी प्रैक्टिस कीजिएगा तो किसी से पूछने का जरूरत ही नहीं। आपको लगेगा कि कोई टीचर आगे में बैठा होगा, वो भी अगर इस तरह से आप लिख लेते हैं। देखना लिखा गया है ना कि यदि गणित में 2 अंक अधिक मिला होता तो प्राप्त अंक x+2 होता कि नहीं होता? नहीं। या फिर लिखेंगे यदि अंग्रेजी में, बस इतना ही स्टेटमेंट है, फिर बात खत्म है। अंग्रेजी में 3 अंक कम होता तो प्राप्त अंक कितना हो जाएगा? 30 माइनस x तो अंग्रेजी में था ही, अब 3 अंक कम होता तो 3 घटाएंगे ना तो बराबर कितना हो जाएगा? 27 माइनस x होता। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? अब यहां से लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार। क्वेश्चन बोला है कि अभी इन्हीं दोनों का गुणनफल, यही दोनों का गुणनफल 210 हो जाता है, यानी कि x+2 और 27 माइनस x बराबर कितना? 210। याद कीजिए कि बोला कि यदि अंग्रेजी में 2 अंक अधिक होता, सॉरी गणित में 2 अंक अधिक होता और अंग्रेजी में 3 अंक कम होता, 3 अंक कम होता तो इन दोनों का गुणनफल 210। क्लियर है? अब देखिए बस गुना कर देना है। ये हो जाएगा 27x, फिर हो जाएगा -x² प्लस हो जाएगा 54 और -2x बराबर कितना? 210। अब यहाँ से सजा लो -x² और देखो 27x में से 2x घटाएंगे तो प्लस में 25x और प्लस कितना हो जाएगा? 54 और इसको इधर कर लो -210 बराबर 0। ये हो जाएगा -x² प्लस 25x और माइनस घटा लो कितना आ जाएगा? 50 156 दैट इक्वल टू 0। ठीक है? अब यहाँ से हम लोग माइनस कॉमन ले लेंगे। माइनस जैसे ही कॉमन लेंगे तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। ये -25x और प्लस 156 दैट इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपको x² माइनस 25x प्लस 156 बराबर 0। ये इक्वेशन बन गया। कोई दिक्कत? फिर देखिए यहाँ से हम लोग गुणनखंड कर देते हैं इसका। ये हो जाएगा x² माइनस 13x माइनस 12x प्लस 156 दैट इक्वल टू 0। देखिए 12 13 को जोड़ेंगे तो 25 भी हो जाएगा और माइनस में हो जाएगा, दोनों माइनस में लिए हैं। और जब इन दोनों को गुना करेंगे तो 156 होगा। देखो 13 को 10 से गुना करेंगे तो 130 और 13 दूना 26, 130 और 26 कितना होता है? 156 ही होता है। नहीं आ रहा है ना? ठीक। देखिए यहाँ से क्या करेंगे हम लोग x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 13 होगा और यहाँ से क्या करेंगे -12 कॉमन लेंगे तो x माइनस 13 बराबर 0 होगा। फिर देखिए क्या करेंगे यहाँ भी x माइनस 13, यहाँ भी तो इसी को पहले लिख लो। x माइनस 13 बच क्या गया भाई? x माइनस 12 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 13 बराबर 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा? 13 और x माइनस 12 बराबर 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा? 12। दोनों तो पॉजिटिव आ गया, x का दुगो वैल्यू हो गया। कैसे होगा? तो समझिए यहाँ पे बात कि आप क्या माने थे कि शेफाली को गणित में x अंक मिला तो x का वैल्यू तो 13 भी आ गया, 12 भी आ गया, लेकिन बताइए एगो टेस्ट में एक के बना अंक मिलेगा जी गणित में? ऐसा थोड़ी है कि एगो मिल गया 29 30 दो ऐसे होगा, कोनो एगो होगा। यहाँ कंडीशन बनेगा। कंडीशन क्या बनेगा? कंडीशन क्या बनेगा समझिए। लिखेंगे कि यदि उसको शेफाली को गणित में 13 अंक प्राप्त हुआ होगा तो अंग्रेजी में पक्का 17 अंक ही मिला होगा, तब ना 17 13 30 हो जाएगा जी। और फिर दूसरा कंडीशन में लिखेंगे कि यदि उसको गणित में 12 अंक मिला होगा तो अंग्रेजी में 18 मिला होगा। ठीक है ना? तो चलिए उसको भी लिख दें। क्या इधर लिख देते हैं, जगह का अभाव है ना। चलो यहाँ पे समझ लो। यहाँ पे लिखेंगे यदि शेफाली को गणित में कितना अंक है? 13 अंक प्राप्त हुआ तो अंग्रेजी में कितना है? 30 माइनस x था ना, इसी को बढ़ा देते हैं। नहीं, 30 माइनस 13 बराबर कितना? 17 अंक होगा।
होगा ना। और दूसरा कंडीशन क्या हो जाएगा, यदि गणित में 12 अंक मिला होगा तो अंग्रेजी में कितना आ जाएगा, अंग्रेजी में कितना होगा 30 माइनस एक्स ना बराबर 30 और माइनस 12 यानी कि कितना हो जाएगा 18। क्लियर है। देखिए ये वाला स्टेटमेंट जो है ये कॉपी में लिख लीजिएगा, थोड़ा अच्छा सवाल है, कंडीशनल क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये स्टेटमेंट लिख लीजिएगा, देख रहे हैं यहाँ पे दोनों कंडीशन मार देते हैं, समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं ना। कहीं से पूरा सवाल में कहीं पे कोई कंफ्यूजन है तो बताइए, किसी को भी थोड़ा सा भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अगर होता है तो आप बताइए। तो चलिए ठीक है, हम लोग रहने देते हैं, इसके बाद नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।